हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों आज जो है यहाँ पे 20 तारीख है, आपका सोशल साइंस का जो आज पेपर है आपका झारखंड बोर्ड का आज कंप्लीट हुआ है। तो आज हम लोग सोशल साइंस का जो आंसर की है आज का, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मिला लेंगे कि आपने कितना सवाल यहाँ पे सही किया हुआ है, कितना सवाल गलत किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं आपका ऑफिशियल पेपर है जो कि झारखंड बोर्ड में आज पूछा गया, ठीक है ना। तो मैंने ये जो पेपर है किसी स्टूडेंट से ही लिया हुआ है ताकि मैं इसका एनालिसिस आपको दे सकूं और आप जो है आंसर अपना मिला लीजिएगा, ठीक है ना। आज मैं तुरंत इसको अपलोड कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पे देखना हम शुरू करेंगे कि पहला सवाल यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो पहला सवाल पूछा गया था दोस्तों को 19वीं सदी के दौरान, और हाँ उसने टिक लगा भी रखा हुआ है, तो साथ साथ तो आप ये भी देख लीजिएगा कि उसने जो सही किया हुआ है उसमें से कुछ चीजें गलत भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल पूछा गया था 19वीं सदी के दौरान ऐसी कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोपीय राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो सही आंसर है इसका राष्ट्रवाद, ठीक है। आप अपना आंसर मिलाइएगा, उसने जो भी किया हुआ उसका आंसर आपको नहीं देखना, आप अपना आंसर देखेंगे आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1804 को हुआ था, ठीक है। तीसरा सवाल आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन, है ना, आमतौर पे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता था, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाए, भी सही है। यानी प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाए, भी सही है। यानी कि ऑप्शन आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा सवाल भी होता है कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। चौथे सवाल में यहाँ पे आपसे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, चौथे सवाल यहाँ पे कि 1907 में, ठीक है, 1907 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन, है ना, सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन जो है किया था, तो किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। ये जो खेड़ा जिला है किस राज्य में है? तो आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे। तो 5 नंबर में आपसे पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया हुआ था? नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान संबंधित नए कानून बनाने, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, या व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया हुआ था, ठीक है। तो 5 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी, है ना, किसी नहीं किस बीमारी होगा, तो किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था जिससे भुखमरी के कारण लोग मौत के मुंह में चले गए? तो हो गया आलू। आलू का जो फसल है वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म, है ना, खत्म होने के 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में दूरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी, जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खोमा जो मित्र राष्ट्र के नाम जाना जाता था, उनमें से कौन कौन देश शामिल थे? इसका सही आंसर है यहाँ पे ये वाला, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। आपका सी है सही करेक्ट, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि 1829 की आर्थिक मंदी, ठीक है, 1829 की जो आर्थिक मंदी थी दोस्तों, उसके कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट आई? तो उत्पादन भी कम हो गया, रोजगार भी कम हो गया, आय व्यापार भी कम हो गया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आपसे पूछा गया है कि बुनकरों को, है ना, बुनकरों को कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसके निर्यात में वृद्धि हुई। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, कपास की फसल नष्ट हो गई, स्थानीय बाजार सिकुड़ गया, निर्यात बाजार गिर गया। बुनकरों को कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे निर्यात में वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कपास और चीनी का, धातु और चीनी का, कपास और पेट्रोलियम का, बिल्कुल गलत है, इसने किया हुआ है आपका कपास और धातु का। कपास चीनी नहीं होगा, कपास तो 3 जगह कॉमन दिख रहा है, लेकिन कपास के साथ क्या था? धातु था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 11 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें आपसे जो पूछा गया है कि मुद्रण तकनीक, ठीक है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो चीन में विकसित हुआ था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न जनजातीय आंदोलन, ठीक है, निम्न जनजातीय आंदोलन
आंदोलनों के प्रणेता कौन थे, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबाई फुले, उन्होंने किताब लिखा हुआ अपना गुलामगिरी नाम का। ठीक है, चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप कि समाप्यता के आधार पे मतलब खत्म हो सकता है। ठीक है, समाप्यता के आधार पे संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। तो दो भाग कौन है, एक हो गया नवीकरणीय और दूसरा हो गया अनवीकरणीय, जो खत्म हो सकता है और एक खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 13 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। 14 नंबर सवाल देखिए आप यहाँ पे कि राष्ट्र संसाधन के जो अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। तो भूमंडलीय तापन भी हुआ, पर्यावरण का प्रदूषण भी हुआ, ओजोन परत का अवक्षय भी हुआ, यानी करेक्ट आंसर हो गया सब, इनमें से सभी। तो 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 15 नंबर सवाल की तरफ। तो 15वां सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि वन्य और वन्य जीवन, ठीक है, वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कारण देखिए पहला, परिस्थिति की विविधता बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। जीवन माध्य, जीवन साध्य संसाधन, जलवायु और मुद्रा बन रहती है, भी सही बात है। बेहतर जनन के लिए है ना, वनस्पति और वर्षों में जीनी विविधता को सुरक्षित करती है, भी सही बात है, यानी कि डी नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए यहाँ पे सवाल नंबर 16। तो 16वां सवाल पूछा गया यहाँ पे कि वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आरक्षित वन को। आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, आरक्षित वन को माना जाता है। ठीक है, 17वें नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रचुर मात्रा में, ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। घरेलू और औद्योगिक ये भी कारण है, रसायन और अधिक प्रयोग ये भी कारण है, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक ये भी कारण है। मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, इनमें से सभी कारण है ना। किन कारणों से पूछा गया था, तो सारे के सारे कारण, तो क्या लिखेंगे, इनमें से सभी कारण। ठीक है, 17वां कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो यहाँ से पूछा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो खरीफ फसल बोलते हैं। मानसून जब आती है तो धान का खेती लगाते हो ना, इसे क्या बोलते हो, खरीफ फसल बोलते हो। ठीक है, मुख्य रूप से फसल 3 प्रकार की होती हैं, जैसे जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल। इन हमसे क्या पूछा गया है, मानसून के आगमन के समय, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खरीफ फसल। ठीक है, 19वां सवाल यहाँ पे देखेंगे आप कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत में किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। देखिए इसने गलत काट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान में जो है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत पाई जाती है। ठीक है, 19वां आपका फिनिश होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 20 नंबर सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि जल और उर्वरकों, ठीक है, जल और उर्वरकों से अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हुई है। जल क्रांतता बिल्कुल सही, लवणता ये भी सही है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ये भी सही है, यानी कि आपका लास्ट ऑप्शन जो हो गया चौथा नंबर बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को माना गया है, किस खनिज को माना गया, किस रूप में, औद्योगिक विकास के रूप में। तो आपका हो जाएगा दूसरा सही जवाब, लौह अयस्क को माना गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से पूछा गया है ना, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो यूरेनियम और थोरियम का। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम और थोरियम का जो प्रयोग है यहाँ पे आणविक ऊर्जा यानी कि एटॉमिक है ना, न्यूक्लियर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 23 यहाँ पे देखेंगे आप। 23 नंबर आपसे पूछा गया है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। दुष्प्रभाव का मतलब क्या था दोस्तों, बुरा प्रभाव। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर बिल्कुल सही, पशुओं पर बिल्कुल सही, पौधों पर बिल्कुल सही, यानी कि इनमें से सभी वायु प्रदूषण जो होती है वो किस पर, पशुओं पे भी, मानव पे भी, पौधों पे भी अपना बुरा प्रभाव जो है छोड़ती है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, 4 नंबर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध ताकतवर है। तो ये आपका गलत हो गया, आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि फ्रेंच आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर यहाँ पे देख लीजिए।
25 नंबर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया, किन किन बातों को जोड़ा गया। तो सुहिली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, बिल्कुल सही। सरकारी नौकरियों में सिविलियों को प्राथमिकता दी गई, भी सही है। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिए, भी सही है। मतलब तीनों का तीनों आपका सही हो गया, तो इनमें से सभी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 नंबर सवाल आपका फिनिश होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 26 की तरफ। ठीक है, तो 26वां सवाल यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाता है, कंट्रोल करता है। तो हो गया न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि पोखरण है ना, पोखरण जहां भारत ने 1998 में, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है ना, तो पोखरण जहां भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण के लिए किए है ना, परीक्षण किया, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वह जो है राजस्थान में स्थित है। सूखा इलाका, शुष्क क्षेत्र हमारे भारतवर्ष का। ठीक है, राजस्थान रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, 28वां सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सवाल नंबर 28 यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, कि सामाजिक विभाजन है ना, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस आधार पर। तो हो जाएगा जन्म दर पर। ये आपका गलत हो गया, आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि जन्म दर पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 29 की तरफ। तो 29वां सवाल जो पूछा गया था यहाँ पे कि सांप्रदायिक राजनीति की सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता का अनुकूलन सोचना क्या कहलाता है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता। ये सांप्रदायिक नीति था दोस्तों, तो धर्म निरपेक्षता हो ही नहीं सकता। सांप्रदायिकता, सही आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता। ठीक है, तो 29 नंबर का आंसर हो गया दूसरा नंबर। ठीक है ना, 30 में हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, कम बच्चे वहां पे मरते हैं। ठीक है ना, तो जाएगा केरल राज्य में। ठीक है, 31 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, 31वां सवाल पूछा गया आपसे कि निम्नांकित में से है ना, निम्नांकित में से औसत आय को कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। जब हम लोग अपने क्या करेंगे, अपने देश का कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं ना दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आय बोलते हैं या प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 32 की तरफ। तो 32वां सवाल में पूछा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो पहला हो गया रोजगार की शर्तों के आधार पर, गलत जवाब। दूसरा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। तीसरा हो गया आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। चौथा हो गया उद्यमों में नियोजित श्रमिकों के आधार पर। तो श्रमिक से तो कोई मतलब है नहीं, गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, रोजगार की शर्तें तो हो नहीं सकता। मतलब सही आंसर हो गया उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिकाना हक के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है दोस्तों मालिकाना हक। ठीक है ना, अगर सार्वजनिक क्षेत्र है तो उसका मालिक सरकार होगी, लेकिन निजी क्षेत्र है तो उसके जो मालिक होंगे वो प्राइवेट में कोई होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देख लीजिए, भारत सरकार की है, लेकिन रिलायंस देख लीजिए, रिलायंस किसका कंपनी है, मुकेश अंबानी का कंपनी है, तो प्राइवेट हो गया है ना। रिलायंस वो पेट्रोल ही भरेगा, लेकिन वो निजी क्षेत्र है। और बाकी जो है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सारे क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है, भारत सरकार की उपक्रम है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बता सकते हो। तो 32 का हो गया दूसरा नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक है। सबसे बड़ा रोजगार कौन देता है, तो तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, सबसे बड़ा रोजगार कौन देता है, तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्शियरी सेक्टर। आज ज्यादातर लोग जो है सेवा क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन जो है मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को जरूरत खत्म कर देती है। तो मैंने आपको आलू गेहूं का उदाहरण देकर बताया था दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसको काटकर ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो मुद्रा जब रहेगी ना तो दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देगी, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपके अर्थशास्त्री की इकोनॉमिक्स का सवाल है। ठीक है, 34 नंबर सवाल आपका फिनिश हो गया। 35वां सवाल यहाँ पे देख लीजिए। तो 35 सवाल में आपके पूछा गया दोस्तों कि सामान्यतः जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, ठीक है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पे क्या होती है, बाजार नजदीक हो, बिल्कुल सही। कम लागत पर श्रमिक मिले, भी सही है। उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध है, भी सही है। यानी तीनों सही हो गया। तो क्या लिखेंगे, इनमें से सभी। तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, 36 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए। तो 36 नंबर सवाल आपसे जो पूछा गया दोस्तों कि विभिन्न देशों में, है ना, विभिन्न देशों में बाजारों को जोड़ने के लिए या एकीकरण करने में कौन सहायक होता है, तो विदेशी व्यापार, यानी कि फॉरेन ट्रेड। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर सवाल,
1960 के दशक, ठीक है, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? तो ये हो जाए अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्य की जमाखोरी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों में खाद्य तेलों में मिलावट। तीनों सही है इसमें, तो इनमें से क्या लिखोगे? सही। आपका गलत हो जाएगा। तीनों सही बात है, तो क्या लिखेंगे? इनमें से सही लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सवाल हमारा बचा हुआ है, तो तीनों सवाल हम फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। 38वां सवाल यहाँ पे देखिए, 38वां सवाल आपसे जो पूछा गया है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 39 देख लीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा जो है वो किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ण व्यवस्था पे। किस पे आधारित है? वर्ण व्यवस्था पे आधारित है। वर्ण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तो उसी व्यवस्था पे आधारित है। तो 39 का सही ऑप्शन हो गया वर्ण व्यवस्था। ठीक है, आखिरी सवाल यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 40। तो 40वें सवाल में आपसे पूछा गया है कि लोकतांत्रिक, ठीक है ना, क्या पूछा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता क्या है? तो सरकार को सजग बनाए रखना, बिल्कुल सही। आंदोलन को सफल बनाना, बिल्कुल सही। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, बिल्कुल सही। यानी तीनों सही हो गया, तो क्या लिखोगे? इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे 40 का सही जवाब क्या हो गया? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है 40 नंबर यहाँ पे 40 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हुआ है। बाकी अब आपका जिम्मेवारी रह गया कि आपने कितना सवाल सही किया हुआ है, तो आप आंसर को मिला लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 40 40 नंबर में से आपको कितने अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो सारा आंसर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया हुआ है। बाकी मुझे आइडिया है, मुझे पता है कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आंसर शीट तो आपका सबमिट करा लिया गया, जमा करा लिया गया, लेकिन मैं फिर भी उसके बेसिस पे एनालिसिस आपको जरूर दूंगा। और मैंने यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल पेपर आज का जो पूछा गया सोशल साइंस में, वो मैंने आपको दिया हुआ है। तो अब मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, पसंद आता है? दोस्तों के बीच लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बस आपको करना है सब्सक्राइब, और तुरंत वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग 22 तारीख वाले वीडियो के साथ ही मिलेंगे। मैं हिंदी का पेपर भी जब आएगा तो 22 तारीख को उसका भी एनालिसिस भेजूंगा। और फिलहाल आपको हिंदी पे फोकस करना है, और एक एक करके सारे जैसे जैसे डेट वाइज हम लोग का शेड्यूल वाइज आता है एग्जाम, तो सारे पेपर में डिस्कस करते जाऊंगा। और साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस आपका वीडियो के माध्यम से चैनल पे शेयर करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो पे बने रहेंगे, आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, और जो भी चीजें आपको देखनी है फटाफट मैं अपलोड करते चला जाऊंगा। आप बोर्ड का प्रॉपर रिविजन करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, मिलते हैं। ठीक है ना, अगले एग्जाम पे आप फोकस बनाए रखिए, अपना तैयारी में मजबूती देते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।